सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आज फिर से आपके साथ पॉइजन ऑफ लव सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हमने देखा था कि जो गो मैंग था उसने मोशी के सीने के पास एक हथियार से हमला कर दिया था और इसकी वजह से मोशी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। मोशी को यकीन नहीं हो रहा था कि गो मैंग ने उसके साथ ऐसा किया है। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया था और उसने गूमैंग को बहुत समझाने की कोशिश करी थी कि वो देशद्रोह ना करे, वो उसके साथ वापस चले, लेकिन गूमैंग ने उसकी बात नहीं मानी। गूमैंग बिना किसी रहमत के उससे कहता है, "सॉरी मोशी, तुम्हें लेट डाउन करने के लिए।" गूमैंग कहता है, "मोशी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और आज की तरह इतनी खतरनाक और मुसीबत भरी सिचुएशन में फँसता, तो मैं तो अपनी जान खतरे में डाल करके भी उन सबको अपने साथ लेकर के ही मरता। मैं तुम्हारी तरह नहीं होता मोशी, जो कि अपने दुश्मन की तरफ बिना कुछ सोचे समझे चला जाए, इस उम्मीद में कि उसका दुश्मन उसकी बात मान करके उसके साथ वापस अपने देश में चला आएगा। मोशी, ये हमारे एक ब्रदरली एक्ट, यानी कि हमारा जो एक रिलेशन था, जो बहुत अच्छा रिलेशन था, उसका आज अंत हो रहा है। और ये एक लास्ट चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि कभी भी किसी के लिए इतना इनोसेंट मत रहो कि अपनी जान की भी तुम्हें परवाह ना रहे और अपने अंदर इतने इमोशंस को फिल करके युद्ध भूमि में मत उतरो। आखिरी सीन जो मोशी को याद था या जो मोशी ने देखा था अपनी कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने होश खोने से पहले, वो था लियाओ कंट्री के कल्टीवेटर्स जो कि अपने हाथों में तलवार लिए हुए ज़मीन पर दौड़ते हुए जा रहे थे और बहुत ही इम्पेशेंट अधीर होकर के कह रहे थे, जनरल गू, नॉर्थ ईस्ट से हमारी सहायता करने के लिए और सेना आ रही है। और अरे अरे देखो, ये तो मैंगजी की मेडिसिनल कल्टीवेटर्स की फोर्स है। इससे पहले कि मोशी पूरी बात को सुन पाता, वो अपने होश को और नहीं संभाल पाया था और अचानक से वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस खतरनाक युद्ध में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, चोंगहुआ एम्पायर ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि देशद्रोही जनरल गू मैंग लियाओ कंट्री के साथ जाकर के मिल गया है। उसने अपनी लाइफ को डार्केस्ट नेशन, यानी कि जो लियाओ कंट्री थी, वो 9 प्रोविंसेस में सबसे डार्केस्ट नेशन के नाम से जानी जाती थी। मतलब वहाँ पर जो लोग थे वो डिमोनिक पावर्स का भी यूज़ करते थे। और चोंगहुआ एम्पायर ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि जनरल गू मैंग ने अपने आप को लियाओ कंट्री के हवाले कर दिया है। पुराने जनरल इन चीफ कमांडेंट ने जो गलती करी थी, मतलब मोशी ने उससे कहा था कि आप ये गलती मत करिए, आप गो मैंग से युद्ध मत करिए, आप उससे जीत नहीं पाओगे। लेकिन उस जनरल इन चीफ ने मोशी की बात नहीं मानी थी और इसकी वजह से आर्मी को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा था। 10,000 मजबूत सैनिकों में अब मात्र गिन करके 100 से भी कम सैनिक बचे थे और मोशी की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो बेहोश था, कई दिनों तक तो उसे होश ही नहीं आया था। गो मैंग ने उसके चेस्ट में, यानी कि सीने पर हमला किया था और वो रुका नहीं था और उसने मोशी की तरफ पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखा था। जैसा कि गो मैंग ने बहुत पहले कहा था, जब उसने रॉयल सिटी को नहीं छोड़ा था, मतलब ये तब की बात है जब गो मैंग चोंगहुआ एम्पायर के प्रति वफादार था और उसने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी। उसने मोशी से कहा था कि मोशी, मेरे आगे का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, मेरे सामने अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अब उस नर्क के द्वार तक जाने की सोच रहा हूँ, उस नर्क के बॉटम को टच करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने सारे रास्ते बंद जो हो चुके हैं। ये कहने के बाद गू मैंग ने वेटर से एक वाइन का जार माँगा था। मतलब ये जो अभी हम स्टोरी सुन रहे हैं, जो पार्ट हम अब सुन रहे हैं, ये तब की बात है जब गू मैंग चोंगो एम्पायर के प्रति वफ़ादार था और वो मोशी के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे और
तब उसने एक वाइन का जार माँगा था। उसने उस जार से सील को हटाते हुए उससे जो वाइन थी उसे ग्लास में डाला। एक अपने लिए, 1 कप अपने लिए और दूसरा कप मोशी के लिए। और उसने अपने कप को मोशी के कप के साथ ऐसे टच किया, तो एकदम से जो वाइन की जो ड्रॉप्स थी वो इधर-उधर गिर पड़ी। वो मैंग की आँखें चमक उठी। उसने कहा, "मोशी, चलो हम एक और ड्रिंक करते हैं, एक और ड्रिंक पीते हैं और ये ड्रिंक मेरे ऊपर है और तुम्हारा ये गूमैंग गागा अब से एक बैड गाय बनने जा रहा है।" मतलब उसने यानी कि गोमैंग ने मोशी से ये बात कही थी कि अब से वो एक बुरा पर्सन बनने जा रहा है। उस टाइम पर मोशी ने अपना सिर ना में हिलाया था। उसे लगा था कि गोमैंग बस ऐसे ही बकवास कर रहा है, वो जो भी कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और उसने इन सारी चीज़ों को जो कि गोमैंग ने उस वक़्त कही थी, मोशी ने इन सब चीज़ों को एक मज़ाक के तौर पर लिया था, उसने इसे सीरियस नहीं लिया था। उसने गोमैंग के साथ काफ़ी लंबा वक़्त बिताया था मोशी ने और वो मोशी को बहुत सालों से जानता था। उसका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। गोमैंग का दिल इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि वो एक चींटी तक की भी जान लेने से पहले सोचता था। तो मोशी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक पर्सन जो अपने देश के प्रति इतना वफ़ादार था, जो अपने न्यूली बॉर्न एम्परर के प्रति इतना वफ़ादार था कि वो कुछ भी कर सकता था, वो एक विलेन कैसे बन गया? और रिज़ल्ट क्या हुआ? जकू मैंग एक जो बिल्कुल न्यू पर्सनैलिटी के साथ आ चुका था, उसके साथियों ने मोशी के जो कॉमरेड्स थे, जो सैनिक थे, उनको मार दिया था और इसी गुमैंग ने मोशी की भी जान ले ही ली थी। किस्मत से प्रिंसेस मैंगज़ी जो कि वहाँ पर तुरंत आ गई थी मोशी तुम्हें बचाने के लिए। जिस हथियार से गुमैंग ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, वो एक हेवनली वेपन था जो कि लियाओ कंट्री को बिलॉन्ग करता था और उस हथियार को डीमोनिक पॉइज़न में डिप किया गया था। मोशी, अगर प्रिंसेस मैंगज़ी थोड़ा और देर से आती ना, तो मुझे डर था कि शायद तुम जीवित भी ना बचते। तुम्हारे चेस्ट पर एक स्कार का निशान रह जाएगा और तुम्हें अभी कुछ और महीनों तक रेस्ट करना ही होगा। ये सारी बातें मेडिसिनल कल्टीवेटर मोशी से कह रहे थे, लेकिन मोशी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने एक भी वर्ड नहीं सुना था। उसने अपनी नज़र नीचे करी और अपने चेस्ट की तरफ देखा। उसका चेस्ट बैंडेजेस से कवर्ड था और जो पार्ट रॉटन होने लगा था, मतलब जिस हथियार से गुमैंग ने हमला किया था वो डीमोनिक पॉइज़न में डिप था, तो उसकी वज़ह से मोशी की मोशी के चेस्ट का वो पार्ट जहाँ पर उससे हमला किया गया था, वो पार्ट ख़राब होने लगा था, तो उस पार्ट को बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उसके साथ ही मोशी के चेस्ट से कुछ और भी बाहर आ गया था और उस चीज़ ने मोशी के दिल को, सीने को पूरी तरह से खाली कर दिया था। मोशी अपने आप को बिल्कुल एम्प्टी फ़ील कर रहा था। उसे दर्द महसूस हो रहा था, उसे तकलीफ़ हो रही थी, वो हार्ट ब्रोकन था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पर्सन जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, भले ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक-दूसरे से एक्सप्रेस नहीं किया था गोमैंग ने मोशी से और मोशी ने गोमैंग से, लेकिन मोशी के लिए गोमैंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कैसे मोशी ने उसके साथ ऐसा किया था, ऐसा कर दिया था। तो मोशी को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे गोमैंग ने उसके साथ ऐसा कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गोमैंग उसके साथ ऐसा कर भी सकता है। उसे अपने दिल में नफ़रत महसूस हो रही थी। जब तक गोमैंग को उसके किए गए अपराधों की सज़ा नहीं मिल गई और उसे ओल्ड कैपिटल में वापस नहीं भेज दिया गया, तब तक मोशी का वो स्कार पेन करता रहा। लेकिन जब गोमैंग को उसके जो भी क्राइम्स थे, जो कि उसने गलत किया था, अपने देश के साथ देशद्रोह किया था, उसकी सज़ा मिलने के बाद ही मोशी का वो स्कार जो कि उसके चेस्ट पर बन गया था, अब उससे खून बहना बंद हुआ था। लेकिन अभी भी मोशी को अपने उस स्कार यानी कि उस
घाव में, उस चोट के निशान पर दर्द महसूस हो रहा था। काफ़ी सालों बाद नॉर्दर्न फ्रंटियर आर्मी जब वापस आई थी जिस शाम वापस आई थी, तो उस शाम मोशी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो अपने टेंट में चुपचाप अकेला बैठा हुआ था और वो अपनी फिंगर से अपने फोरहेड को रब कर रहा था और उसकी आंखें नम थीं। अनजाने में ही उसकी आंखें यानी कि मोशी की आंखें नम हो गई थी और वो अनजाने में ही अपनी आंखों को रब करता चला जा रहा था। मोशी ने अपने सिर को घुमाया तो उसे कुछ दूरी पर एक कॉटन कवर्ड लैंप की जो एक स्मेल थी ना, वो महसूस हुई और इसके बाद मोशी ने अपनी आईज़ क्लोज़ कर लीं। उसके मन में और उसके मुँह से बस एक ही आवाज़, एक ही शब्द निकल रहा था, गूमैंग, गूमैंग, गूमैंग। इसमें कोई शक नहीं था कि मोशी एक अच्छा ऑफ़िशियल था, देश के प्रति वफ़ादार था। उसने हमेशा ही जो देश के दुश्मन थे, देश के विद्रोही थे, उनका सामना किया था, उन्हें देश से दूर रखा था। मोशी को उन सब से नफ़रत थी और उसे ये भी पता था कि गूमैंग गलत है। लेकिन अपनी काँपती हुई पलकों के बीच में मोशी गूमैंग को देख पा रहा था, अपने उन स्कूल के दिनों को देख पा रहा था। जब गूमैंग मुस्कुराता था, उसके चेहरे पर एक शरारत भरी स्माइल रहती थी और वो काफ़ी अच्छा लगता था। जब गूमैंग मुस्कुराता था तो उसके कैनाइन टूथ दिखते थे और उसकी आँखें यानी कि गूमैंग की आँखें एक चमकते हुए सितारे से भी ज़्यादा चमकदार दिखती थीं। उस समय पर सूर्य पूरी चमक के साथ आसमान में दिखता था और एल्डर्स के जो लेक्चर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते थे और थकान भरे होते थे। जब भी गूमैंग अपने डेस्क पर ऐसे सिर रख के लेटता था और कुछ लिखा करता था, कुछ 18 प्लस बुक्स के बारे में लिखा करता था और वो काफ़ी खुश था इस चीज़ से, खुश रहता था इस चीज़ से कि जितनी भी लड़कियां हैं वो गूमैंग से प्यार करती हैं। उस वक्त पर मोशी और गूमैंग दोनों को ही नहीं पता था कि उनका आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है।